मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र। प्रदेश में बारिश के हालातों का लिया जायजा। अधिकारियों को जल्द राहत और बचाव कार्य में जुटने को कहा। सीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। उच्च शिक्षा विभाग में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर को दिए ज्वाइनिंग लेटर। शहरी विकास विभाग के अधिशासी अधिकारी, कर और राजस्व निरीक्षकों को भी दिए नियुक्ति पत्र। देहरादून में बारिश से जगह जगह भरा पानी, तो पहिया चालकों के साथ ही राहगीर हुए परेशान। बंद नालियां खोलने में जुटा नगर निगम। सावन का महीना शुरू होने पर भक्तों में उत्साह। हरिद्वार के मंदिरों में लगी सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइन। कांवड़ यात्रा की भी हुई शुरुआत। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहां पर। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ। सीएम धामी ने औचक निरीक्षण किया है। राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र सीएम धामी पहुंचे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम धामी ने औचक निरीक्षण किया है। राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र सीएम धामी पहुंचे हैं और जहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो सीएम धामी ने औचक निरीक्षण किया है। राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र सीएम धामी पहुंचे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो देहरादून से खबर है जहां सीएम धामी ने औचक निरीक्षण किया है। राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे और साथ ही अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। देहरादून से खबर जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। आपको बता दें, राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और व्यवस्थाओं का सीएम धामी ने जायजा लिया। आज का फोरकास्ट है सर, कुमाऊं के 5 जिलों में सर ऑरेंज अलर्ट है सर। तो मध्यम से भारी वर्षा वहाँ पर कई जगह में पाई जाएगी सर। बाकी जिलों के सर येलो अलर्ट है। हाँ जी सर। सर हमारे कैब के माध्यम से भी जाता है, प्रोटोकॉल भारत सरकार ने दिया है, उसके तरफ से भी जाता है। और जैसे 3 घंटे का भी नाव का सकते हैं, ऑरेंज और रेड अलर्ट आता है सर। तो वो भी सर जैसे कल 3 जगहों के लिए 3 बार आया था, तो उन डिस्ट्रिक्टों को हमने भेज दिया था सर। अभी सर आप बता देते सर थल के लिए सर ये है सर आगे से सर हमारा सिस्टम से भी आते हैं। थल का है सर, हम यहाँ पे रिवर तरीके से मॉनिटरिंग ऑनलाइन भी करते हैं सर सारा। तो थल का जो है सर सुबह 6 बजे बढ़ गया था सर, डेंजर लेवल सुबह चढ़ गया था सर। और सुबह 11 बजे से वो नीचे ट्रेंड का आ रहा है, तो नीचे आ रहा है ये सर रामबन थल में सर। वैसे सर सुबह 4 स्टेशनों में डेटा बढ़ गया था, लेकिन और जगह घट चुका है, मतलब और जगह डिक्रीज ट्रेंड आ रहा है सर हमारा। जैसे कि जवाल जी भी बढ़ा था सर, तो अब वो घट गया है सर। ज्ञान ज्योति का सर यहाँ पे, तो ये सुबह इंक्रीज है सर, ये भी डिक्रीज आ गया सर। और ये वार्निंग ये बंगा पानी में 0.85 मीटर भी ऊपर है ये सर, ये भी डिक्रीज हो जाएगा सर। जैसे रेनफॉल कम होगी सर। घाट जॉल जीवी का सर वो भी सुबह इंक्रीज था सर, अब वो सामान्य आ गया सर जॉल जीवी। ये रहा सर। कोई कटान हो गया नहीं सर, अभी तो वैसे कोई सूचना नहीं हुई सर। और घाट का सर, घाट का भी सर पानी गंगा का पानी होगा ना जी सर। ये सर इसका भी ट्रेंडिंग में सर सुबह इंक्रीज था, अभी डिक्रीज हो गया सर। ये देखिए सर नीचे आ गया जी सर। तो यहाँ से सर मॉनिटर भी कर लेते हैं सर। हाँ जी सर, ऑनलाइन वेबसाइट हर 1 घंटे में डेटा अपडेट होता है सर। 1 घंटे में रियल टाइम देख सकते हैं।
और अगर कहीं ज़्यादा है तो बताते हैं। दुनिया वाले भी सावधान रहते हैं, वहाँ भी लोग बारिश कुछ रहते हैं। बारिश 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 बता रहे हैं। अभी का नाम रुद्रप्रयाग में कितनी होगी? अभी 37 मिलीमीटर काफी ज्यादा बारिश और रुद्रप्रयाग में तो ज्यादा है। सिटीजन्स में आवाज़ 150 सामा में यस, ये कल लास्ट 24 आवर्स का सर, सुबह 8:30 बजे तक का सर। तो सर शामा में सर कलर देखें सर, उसका शामा का ऑरेंज, वेरी हैवी रेनफॉल सर। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के चलते प्रदेश में कई जगहों पर आपदा जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सुबह से ही कई जिलों में तेज भारी बारिश के चलते जलभराव हो गया है, सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण किया और प्रदेश भर में जारी बारिश की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। तो देहरादून के मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर, शहरी विकास विभाग के अधिशासी अधिकारी, कर और राजस्व निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। और इस मौके पर सीएम के साथ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। जब मैं शहरी विकास की बात करता हूं तो जरूर एक बात कहता हूं कि शहर किसी भी सभ्यता, राज्य और राष्ट्र की समृद्धि के सूचक होते हैं एवं शहरों को विकास का इंजन भी माना जाता है। हमारी सरकार प्रदेश के सभी छोटे बड़े शहरों को मुकाबले अधिक विकसित करने हेतु प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सभी शहरों की साफ सफाई है, शहरों का विकास है और इस समय में भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे यहाँ शहरों के नवीनीकरण का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर शहरी विकास के क्षेत्र में अनेक विकास योजनाओं पर कार्य चल रहा है। उत्तराखंड के सीमांत इलाके में खतरनाक रसेल वाइपर की आमद से जहां एक तरफ वन विभाग की चिंता बढ़ गई है, तो वहीं एक साथ दिखाई दिए 2 दर्जन से अधिक सांपों के इस कुनबे के मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। दरअसल विकास नगर के ढकरानी क्षेत्र में भारतीय सर्प प्रजाति के सबसे जहरीले और खतरनाक सांपों में शुमार रसेल वाइपर के 26 सपोलों का जखीरा मिला, जिसका रेस्क्यू कर वन विभाग द्वारा सांप के कुनबे जंगल में छोड़ दिए गए। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में रसेल वाइपर का कुनबा मिलने से वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। मैं डकरानी से एक रेस्क्यू कॉल आया था। जब मैंने मौके पर पहुंचकर सांपों को देखा तो वो एशिया के सबसे जहरीले सांप रसल वाइपर थे और इतनी संख्या में रसल वाइपर मिलना एक उत्तराखंड के लिए काफ़ी चिंता का विषय है और ये आने वाले टाइम में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है अगर ये अपनी जनसंख्या यहाँ पर बढ़ाते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये अभी हिमाचल से ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि हमारा उत्तराखंड का और हिमाचल का बॉर्डर मिला हुआ है, तो पहले इसका रेस्क्यू नहीं हुआ है। आज से 2 साल पहले एक रेस्क्यू हुआ था। अभी इतनी संख्या में सांप मिलना काफी चिंता का विषय है। मसूरी विधायक और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी देहरादून मार्ग पर क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया और नुकसान का जायजा लिया। साथ ही 22 करोड़ रुपए की लागत से गलोगी धार के ट्रीटमेंट के कार्य की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही जल्द काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। तो कैबिनेट मंत्री ने मॉल रोड के टूटे हिस्से का भी निरीक्षण किया और इसके बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा मॉल रोड के सौंदर्यीकरण के तहत किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी नाराजगी जताई।
लोहा घाट के देवी धार में चल रहे 5 दिवसीय रजत जयंती देवी महोत्सव का समापन हो गया है। महोत्सव के अंतिम दिन कली गांव, डेसली और रायनगर चौड़ी से ढोल नगाड़ों के साथ मां भगवती की भव्य देवी रथ यात्रा निकली। लोहा घाट क्षेत्र के 3 गांवों से निकली मां भगवती की भव्य देवी रथ यात्रा देवी धार के मां भगवती मंदिर पहुंची, जहां देवी रथ ने मां भगवती के मंदिर की परिक्रमा की और इस दौरान भक्तों का उत्साह देखने लायक था। मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर क्षेत्र से व्यापारी पहुंचे थे। मां भगवती के 3 रथ यहाँ पर पहुंचे, जैसा कलीगांव, चौड़ी, डैसली, जिसमें सबसे आगे मां भगवती विराजमान है, उसका महाकाली और बिल्वा देव आगे आगे चल रहे हैं। 452 बिल्व के साथ गांव की महिलाएं मंगल गान के साथ में चले, हजार संख्या में लोग देवधार मंदिर में पहुंचे हैं। मैं एक बार देवधार विकास समिति की ओर से ये 5 दिवसीय महोत्सव में तमाम सारे विद्यालय और जिला प्रशासन का, पुलिस विभाग का, जल संस्थान का सहित इसमें हमें जो आर्थिक रूप से माननीय विधायक जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जिनके द्वारा इस वर्ष 22 लाख रुपए की राशि यहाँ पर पर्यटन विभाग और अपनी ओर से यहाँ पर दिया गया है। और उन तमाम सारे सहयोगियों को भी मैं धन्यवाद दूंगा। सभी भक्तों का, सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आशा है कि आपका सहयोग आने वाले भविष्य में मिलता रहेगा। बहुत बहुत जो माँ देवी धार का मेला है, इसमें सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण व्यवस्था कर रखी है और जगह जगह पॉइंट बना रखे हैं, बैरियर बना रखे हैं, ताकि जो है मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार वगैरह अंदर ना जा सके, पब्लिक को कोई समस्या का सामना न हो। हमने प्राइवेट में अपने महिला कांस्टेबल और जेंट्स कांस्टेबल छोड़ रखे हैं। यदि किसी महिला या लड़की के साथ कोई अभद्रता होती है, निश्चित रूप से बिना रुके। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को लेकर प्रमुख वन सचिव आर.के. सुधांशु ने वन विभाग को 17 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है, जिसे पूरा करने के लिए वन विभाग लगातार काम कर रहा है। मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन के अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने कहा कि हरेला के लिए वन रूपरेखा बना ली गई है और वन विभाग के अलावा 8 अन्य विभाग भी इसमें शामिल हैं। साथ ही कहा कि 17 लाख पौधों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ पौधे हम अपनी विभागीय पौधशालाओं से देंगे और पूर्व में कुछ हरेला वन भी स्थापित किए गए थे, जिसमें पौधों के सप्लीमेंटेशन का काम किया जाएगा। इसमें जो हरेला कार्यक्रम है, इस बार हम लोगों ने उसकी रूपरेखा बना ली है। उसका एक जियो भी जारी हो गया है और उसमें वन विभाग के साथ साथ अन्य 8 विभाग और हैं जो कि इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारे लिए ये है कि निर्देश के 17 लाख का है, तो 17 लाख के पौध हम लोग कुछ पौध हमारे विभागीय पौधशालाओं से देंगे और कुछ पौध जो है वो क्रय करा के भी देंगे। संबंधित डिविजन्स जो हैं इस समय जो भी हमारी स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं या फिर वन पंचायतें हैं और इस प्रकार के क्षेत्रों का, चाहे वो स्कूल हों, विद्यालय हों, कॉलेज हों, उनमें जो है सबसे समन्वय स्थापित करके जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि पौधारोपण इस समय हो 16 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में। और इसमें पूर्व में कुछ हरेला वन भी स्थापित किए गए थे, तो वो जो सेक्शन स्तर पे जो हरेला वन स्थापित किए गए हैं उनमें भी और सप्लीमेंटेशन का काम पौधों का इस बार हरेला उत्सव के समय किया जाएगा। खटीमा में आई बाढ़ से लोगों का जीवन काफी प्रभावित हुआ है। वहीं खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि इस आपदा में लगभग 70% फसल बर्बाद हो गई और हमारे यहाँ कृषि विभाग में सिर्फ एक अधिकारी अपॉइंटेड है। मैंने दूरभाष से मंत्री और मुख्यमंत्री से बात की और हमारे यहाँ कम से कम 4 से 5 कृषि अधिकारी को नियुक्त करने की आवश्यकता है। साथ ही एक टीम गठित कर आपदा में हुई क्षति का आकलन करना चाहिए, जिसको लेकर कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री को भी एक पत्र लिखा है। आपदा आई है, लगभग 70% किसानों की फसल बर्बाद हो गई और हमारे यहाँ कृषि विभाग में एक अधिकारी अपॉइंट है। तो मैंने माननीय मंत्री जी से भी दूरभाष पे बात करी थी, माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा कि वहाँ कम से कम 4 लोग 5 लोग अपॉइंट करिए और टीम गठित करिए और उनके जो नुकसान है उसका आकलन कीजिए और बाजार मूल्य के हिसाब से उनको जो है मुआवजा दीजिए। इस बात के लिए मैंने मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और जो है मैं कृषि मंत्री जी से भी लिखा। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। भगवान शिव की ससुराल कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। बड़ी संख्या में भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और पुण्य लाभ भी अर्जित कर रहे हैं।
हमारे हिंदू धर्म में दक्ष प्रजापति पर पूरे सावन के महीने हमारे भोलेनाथ भगवान जी यहीं पर विराजते हैं और यहाँ पर जल शिव भक्तों द्वारा जल चढ़ाया, यहाँ पर शिव भक्त द्वारा जल चढ़ाया था, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में। हरिद्वार को ऐसा महादेव जी का ससुराल कहा जाता है और यहाँ पे ये भी मान्यता है कि अगर आज के दिन आप जल चढ़ाते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। उसी भाव श्रद्धा भाव से हम भी आज यहाँ पे अपनी मनोकामना पूरी करने आए थे, इसलिए हम यहाँ पे जल चढ़ाए। नहीं, ऐसे तो भी कुछ है नहीं है। अभी मेनली हमारा यही है कि हम आगे जाके सक्सेसफुल हो सके और एक जिम्मेदार नागरिक और अपने घर को संभाल सके। श्रावण के महीने में भगवान शिव का ही महीना है, चतुर्मासा चल रहा है। चतुर्मासे में एकादशी, देवशयनी एकादशी के बाद श्रावण का महीना चतुर्मासा प्रारंभ हो जाता है। तो श्रावण का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। भगवान शिव अपने मस्तक पे गंगा को धारण करते हैं। मान्यता के अनुसार ही लोग भगवान शिव के ऊपर गंगा जी से एक लोटा जल भर के भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करते हैं। चमोली जनपद के जोशीमठ क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बाधित हो गया है, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम सहित हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी के यात्रा सीजन पर खासा असर पड़ रहा है। झमाझम बारिश के बाद आए दिन बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित होने से जहां भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ की यात्रा की रफ्तार धीमी हो गई है, तो वही हेमकुंड साहिब यात्रा का आंकड़ा भी कम हो गया है। बद्रीनाथ धाम में जहां अब तक करीब 8,69,654 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए, वही हेमकुंड साहिब में अब तक करीब 1,34,681 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका। तो सावन के पहले सोमवार के शुभ अवसर पर भक्त भगवान शिव की पूजा करने के लिए बाटवाला मंदिर पहुंचे। धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने और आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से तीर्थयात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। मंदिर परिसर को सजाया गया और इस पावन पर्व पर मंदिर के पुजारी सुनील पैन्यूली ने कहा कि सावन का पहला सोमवार एकता और धर्मपरायणता की भावनाओं को चिन्हित करता है, जो लोगों को उनकी मान्यताओं के उत्सव में एक साथ लाने में धार्मिक त्योहारों के महत्व की पुष्टि करता है। मास में भगवान शंकर का ये दिव्य मास है और भगवान शंकर को जल अर्पित करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और साथ ही क्योंकि इस मास में वर्षा अधिक होती है, तो माँ जो पार्वती हैं वो प्रकृति की स्वरूप है, तो प्रकृति का जो तादात्म्य है इस मास से होता है। तो इसीलिए भक्तों की मनोकामना जल अर्पित करने से, विशेष पूजा करने से पूर्ण होती है और भक्त अपने जीवन के जो भी उनकी कामनाएं हैं, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो भी उनके जीवन में कष्ट हैं, जो भी उनके जीवन में तिमिर है, अंधकार सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर की महिमा है। शिक्षा को दिलचस्प और आसान बनाने के लिए उत्तराखंड बोर्ड के स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगवाई जा रही है, ताकि बच्चों को बेहतर तरीके से अपने विषयों पर ज्ञान प्राप्त हो सके। वही इस बात पर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने कहा कि अभी तक उत्तराखंड के 783 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में स्मार्ट क्लास लगाई जा चुकी है, जिसमें से कुछ समग्र शिक्षा अभियान के तहत और कुछ CSR फंडिंग एजेंसी के माध्यम से लगाई गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर स्कूल में कम से कम एक स्मार्ट क्लास जरूर हो और धीरे धीरे समग्र शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत हर कक्षा में एक स्मार्ट क्लास उपलब्ध हो। देखिए, हमारे उत्तराखंड में लगभग 783 जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, उनमें स्मार्ट क्लास की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा चुकी है। उसमें मैक्सिमम में तो हमारे समग्र शिक्षा अभियान की ओर से और कुछ NGOs और कुछ हमारे CSR फंडिंग एजेंसीज हैं और उनके माध्यम से, तो ये स्मार्ट क्लास अभी हमारा जो टारगेट है वो कम से कम हर विद्यालय में एक स्मार्ट क्लास उपलब्ध हो जाए और धीरे धीरे समग्र शिक्षा के अभियान योजना के अंतर्गत हर क्लास में एक स्मार्ट क्लास सुविधा हो, क्योंकि समय बदल रहा है, शिक्षा का जो साधन है वो भी बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का काफ़ी कुछ प्रादुर्भाव शिक्षा में हो चुका है, तो हमको भी
जो ई कंटेंट है, ई लर्निंग है, उसकी तरफ अपने को शिफ्ट करना है। तो अब इसके लिए सबसे बेहतर माध्यम स्मार्ट क्लास ही है, क्योंकि उसमें जो बोर्ड भी होते हैं वो भी स्मार्ट होते हैं। टीचर को इसमें काफ़ी सुविधा पढ़ाने में होगी और बच्चों को जो है काफ़ी इंटरेक्टिव जो सेशन होंगे वो प्राप्त हो सकेंगे। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव के नतीजों ने सत्तारूढ़ भाजपा को बड़ा झटका दिया और इस चुनाव का शोर अभी थमा भी नहीं था कि इस बीच अब केदारनाथ उपचुनाव की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। पक्ष विपक्ष केदारनाथ को लेकर बयानबाजी करते नजर आ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के उपचुनाव में दिलचस्प नतीजों के बाद सियासी गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल केदारनाथ से भाजपा विधायक शीला रानी रावत का 9 जुलाई को निधन हो गया, जिससे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि तभी से केदारनाथ से जुड़े मुद्दे चर्चा में बने हुए हैं। पहले विपक्ष ने दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम को लेकर सवाल करे और अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालने जा रही है, जिससे बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवालों पर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पलटवार कर आरोप लगाया है कि कांग्रेस को राजनीति करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, इसीलिए वो केदारनाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास में किसी भी प्रकार से उनको राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए है और इसलिए उनको इसमें राजनीति करने, आप जानते हैं कि केदारनाथ में अभी विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, तो कांग्रेस पार्टी इस एजेंडे को लेकर के, केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के उस एजेंडे के तहत में ये सारी चीजें कर रही है। और जबकि जिन लोगों ने वो ट्रस्ट बनाया था, उन ट्रस्ट के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा घोषणा भी की है कि वो अब इस नाम से ट्रस्ट इत्यादि नहीं वो करेंगे और न इस नाम से मंदिर बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है ताकि चुनावों तक वो मुद्दा जिंदा रहे और उनकी राजनीति चलती रहे। बीकेटीसी अध्यक्ष के आरोपों के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो जैसा होता है उसे वैसा ही दूसरा दिखाई देता है। महारा ने कहा कि हम चुनाव की बात तो कर ही नहीं रहे। केदारनाथ के विधायक का देहांत हुआ, उस दिन आप शीला लेकर यहाँ से चले गए। वहीं जिस दिन 5 जवान शहीद हुए, उनकी अंत्येष्टि हो रही थी, उस दिन मुख्यमंत्री दिल्ली में शिलान्यास कर रहे थे। इसका उत्तर उन्हें देना चाहिए। हम तो विपक्ष के लोग हैं, जो चीज गलत होगी उसे रोकने की कोशिश करेंगे। जो जैसा होता है उसको दूसरा भी वैसे ही दिखाई देता है। हम केदारनाथ के चुनाव की बात तो कर ही नहीं रहे। आपको सोचना चाहिए था कि जिस दिन केदारनाथ की सम्मानित विधायक का देहांत हुआ, उस दिन आप यहाँ से शिला लेके चले गए दिल्ली के मंदिर के शिलान्यास के लिए। जिस दिन 8 गढ़वाल के 5 जवान शहीद हुए थे और उनकी अंत्येष्टि इस उत्तराखंड में हो रही थी, इस देवभूमि में, उस दिन आप वहाँ शिलान्यास कर रहे थे। तो उत्तर आपको देना है, हमको नहीं देना है। हम विपक्ष के लोग हैं, जो चीज गलत होगी उसको रोकने की कोशिश करेंगे, गलत की ओर इशारा करेंगे और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। करण मेहरा ने जाकर केदारनाथ में चुनाव नहीं लड़ना है। करण मेहरा इस यात्रा को लीड कर रहा है। मेरा आह्वान है, मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं, मैं आप सबको भी कर रहा हूं और मैं अगर वोट मांग रहा हूं केदारनाथ में से यात्रा में तो ये माना जाए। लेकिन यात्रा के बाद, हाँ, हम पॉलिटिकल लोग हैं, यात्रा समाप्त होने के 10 दिन 15 दिन बाद मैं वहाँ पर्यवेक्षक भी बनाऊंगा, वहाँ जाके मीटिंग्स भी करूंगा, लोगों के बीच में भी जाऊंगा, हमारा काम है। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने भी भाजपा द्वारा लगाए जा रहे इस आरोप पर पलटवार किया। गणेश कोदियाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर ये कहा जा रहा है विपक्ष केदारनाथ चुनाव के लिए मुद्दा बना रहा है, तो हम भी कह सकते हैं कि एक तरफ केदारनाथ विधायक का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन नहीं हुआ था, दूसरी ओर मुख्यमंत्री दिल्ली में केदारनाथ धाम की स्थापना कर रहे थे, तो क्या ये भी उनका चुनाव जीतने का प्रयास था? अगर विपक्ष ये कहता है कि केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं इसीलिए इसको मुद्दा बना रहे हैं, तो हम भी तो ये कह सकते हैं कि एक तरफ केदारनाथ की विधायक का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन नहीं हुआ था और ठीक उसी समय मुख्यमंत्री दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की स्थापना कर रहे थे, तो ये भी क्या उनका उस चुनाव को जीतने के लिए प्रयास था? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री ने वहां की विधायक का शरीर जब तक पंचतत्व में विलीन नहीं हुआ और इतनी भी हमदर्दी उन्हें नहीं हुई कि वो उस विधायक की आत्मा की शांति के लिए पहले प्रार्थना करें तब ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हुए, उससे पहले वहाँ पहुँच गए शिलान्यास में? तो प्रश्न उठाने के लिए बहुत आसान है, उनका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। केदारनाथ से जुड़े हुए मुद्दे उठाने में सत्ता पक्ष को उपचुनाव की तैयारी लग रही है। हालांकि कांग्रेस इस बात से साफ इनकार करती हुई नजर आ रही है। सवाल ये है कि ये राजनीति है या फिर सच में विपक्ष चिंतित है। देहरादून से IND24 संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।